बड़ी चीज है कि आपको अपने कम बजट में बेहतर चीज मिल जाए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि F-35 है, उसका बजट बहुत ज्यादा है। SU के साथ भी यही जिक्र किया जा रहे थे, और इससे ज्यादा भारत ये चाहता है कि कम से कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिले, जिससे एक आगे बढ़ने में उस तरीके से मदद मिल पाए। तो क्या ये माना जा रहा है कि ये राफेल या F-35 से सस्ता है? और सबसे बड़ी चीज है कि भारत अगर डील करेगा तो स्वाभाविक तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी करेगा। राजीव जी, हम जितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं हम हम्म। चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो। तो कुछ जगहों पे संभव हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो और उस देश के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हों और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहे इस कारण। हम्म। लेकिन प्रायः देखा गया है बेगर्स आर नॉट चूजर। हम चाहते तो जरूर हैं, लेकिन सब हमें देने को तैयार नहीं होता है। और इसी कारण ये हम देख रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं करीब 4-5 दशक से दुनिया में सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर रहा है, जो कि हाल में कम करना शुरू है। अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो शायद यूक्रेन ऊपर बढ़ गया या कोई और देश बढ़ गया। तो इस माहौल के अंदर जो हम बात आगे जा रहे हैं वो स्वावलंबन की तरफ, आत्मनिर्भर की तरफ। जहां स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की बातचीत चल रही है, बातचीत तो चलती रहती है जैसे मैंने कहा, लेकिन इसी बीच हमने अपने मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो है ऐलान किया है रक्षा मंत्री द्वारा। उन्होंने ऐलान ही नहीं किया, 15,000 करोड़ इसके लिए बताए हैं, और ये भी बताया है कि इसके 5 प्रोटोटाइप्स 2029 तक हो जाने चाहिए। उसके अलावा 2036 या उसके आसपास हम इसको सर्विस में इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरह की प्लानिंग की है। अगर इस तरह की प्लानिंग की है तो शायद हम कुछ SU-37 हो या 57 हो या F-36 हो या फिर कोई और, हम शायद खरीदना नहीं चाहते। अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कि हमने अभी बनाया है 10-15 साल का वर्ष दिया है, जो कि बहुत आम बात है, कोई भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का, वेपन सिस्टम को डेवलप करने का, प्रोटोटाइप बनाने का, टेस्टिंग करने का और सर्विस में शामिल करने का, ये एम्बिशियस प्रोग्राम है। अगर इसमें स्लिप अप होती है, अगर इसमें कोई बाधा आती है किसी भी तरह की, तो शायद इंटरिम में आप कुछ खरीद सकते हैं। वो हमने पहले भी किया है। जब तक हमारे जो श्रृंखला है, हम प्रोडक्शन पे नहीं जाते हैं, पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हैं, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के वास्ते उस क्या कहते हैं, थोड़े बहुत हम विमान खरीद सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, फिलहाल भारत सरकार का इस तरह का कोई वो नहीं है कि हम सामान कुछ एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ कैटेगरी में आते हैं हम खरीदेंगे। लेकिन ये दृढ़ निश्चय जरूर है कि हम इसको बनाएंगे। और उसको बनाने के बाद के लिए उन्होंने बात भी कर रखी है कि हम भाई इसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडियन एंटरप्रेन्योर हो जो इसका उसका ज्ञान हो, उसको हमको सपोर्ट मिलेगा। ADA के जरिए, जैसे मैंने बताया, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिस्सा है, या कोई और जो संस्थाएं हैं, और लोकल क्या कहते हैं जो हमारे बिजनेस पीपल हैं और नॉन एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये हमारी जो सोच है बहुत ही उत्कृष्ट है। अगर हम इससे कुछ देखना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस प्रकार की हैं। ये पूरी तरह से स्टेल्थ होगा। दोनों पैसिव डिवाइस और एक्टिव डिवाइस भी होंगे। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, देवनाथ साहब भी बता रहे थे, कुछ जो एयरक्राफ्ट हैं टोटली स्टेल्थ नहीं है। हालांकि स्टेल्थ की जो डेफिनेशन है वो भी टेक्नोलॉजी के साथ बदली होती रहती है। दूसरी बात, ये हमारा इंडिजिनस डेवलपमेंट, हम खुद घर में बनाएंगे। प्रोडक्शन टाइमलाइन तो हमने बता दिया है कि प्रोटोटाइप हम 2029 तक चाहते हैं और इंट्रोडक्शन ऑन सर्विस 2034-35 तक करना चाहते हैं। और करेंट जो कैपेबिलिटी हम बना रहे हैं, जैसे इनका अगर इसको हम कंपेयर करें
चीन, यूनाइटेड स्टेट्स के F-22 या F-35 हैं, चीन के J-20 या J-35 है, रशिया का Su-57 है, और अभी हमने एक नया डाला जो कि साउथ कोरिया का है, K-21। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ तक कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में। तो मेरा मानना है कि चूंकि ये नया चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, और इस पे जो विशेष ध्यान दिया है हमारे देश के जो क्या कहते हैं लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप में, उसको उसकी तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। और हमें ये जो आपने बताया, ये जो बात चल रही है कि 3-4 तरह के और एयरक्राफ्ट हैं, उसको हम देखेंगे, उसे सीखेंगे, और हमारा प्रोग्राम अगर डिले होता है तो ज़रूर एज ए इंटरिम शॉर्ट टर्म मेजर कुछ खरीदेंगे, जो पहले भी किया है। जी, यूके देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ जी, एक डिप्लोमेटिक सवाल है, कूटनीति से जुड़ा हुआ है, डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है। अभी ताज़ा खबर आ गई है कि ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। आपको याद होगा कि अमेरिका से बातचीत चल रही थी F-35 को लेकर। अमेरिका को लग रहा था कि भारत खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा। जैसा कि जिक्र ब्रजेश जी भी कर रहे थे कि Su जो कि रशिया का लड़ाकू विमान है, ये लग रहा था कि शायद भारत Su को खरीद लेगा। तो भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया कि भाई ना मैं तुमसे लेता और ना मैं तुमसे लेता, मैं उस पचड़े में पड़ता ही नहीं, मैं कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं। और बात नज़र यहां पर दक्षिण कोरिया के इस फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर जेट पर जाके टिकी है। लेकिन नाराजगी भी कुछ देशों को हो सकती है। चीन और उत्तर कोरिया इस डील से अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा मान सकते हैं, और रशिया भी नाराज हो सकता है, अमेरिका भी नाराज हो सकता है कि जनाब हम तो सोच रहे थे कि हमसे आप लेने वाले हैं, लेकिन आपने हमसे नहीं लिया। जी हाँ मनोज जी, होता ये है कि जैसे KF-21 की बात चल रही है, भारत भले ही इसको समझिए थ्योरेटिकल है कि खरीदना चाहे, लेकिन सबसे पहले दक्षिण कोरिया को स्वीकृति लेनी पड़ेगी अमेरिका से। क्योंकि KF-21 में जो इंजन लगा हुआ है वो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है। इंजन का नाम है F414। तो अमेरिका क्या दक्षिण कोरिया को अलाउ करेगा कि दक्षिण कोरिया KF-21 बनाकर भारत को बेचे? ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल कारण है। अंतरराष्ट्रीय वेपन्स मार्केट में क्या होता है कि जैसे हम भी, मैं दर्शकों को एक एग्जांपल बताता हूं। भारत ने एक हथियार बना लिया ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस हमने रूस की मदद से बनाया। तो जब हम ब्रह्मोस को किसी को एक्सपोर्ट करने जाते हैं, अफ्रीका का एक मुल्क है वो हमसे ब्रह्मोस लेना चाहता है, तो भारत सरकार की रजामंदी जरूरी है। और इसके साथ ही चुपचाप बताया नहीं जाता, लेकिन हमें रूस को भी बताना, रूस की भी रजामंदी दरकार पड़ती है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है। तो KF-21 अगर हम लेंगे तो हमारे जो हाथ हैं हमारे पीठ के पीछे हमेशा हमेशा के लिए बंद जाएंगे, क्योंकि उसका इंजन अमेरिका का है, जनरल इलेक्ट्रिक F414। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो शायद अमेरिका के वेपन सिस्टम लेने में ये एक डार्क होराइजन रहता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब हमने रशिया से S-400 खरीदने शुरू किए तो रूस ने अमेरिका ने भारत पर काटसा लगाने का प्रयत्न किया। वो तो भारत सरकार के समझाने पर फिर अमेरिका ने काटसा नहीं लगाया, थोड़ा नरम हो गया। और तो और अमेरिका ने काटसा लगा दिया तुर्की के ऊपर। तुर्की भी एक नेटो का मेंबर है, लेकिन अमेरिका की सरकार जब नाराज हुई तो उन्होंने काटसा लगा दिया तुर्की के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ भविष्य में भारत के साथ भी हो सकता है। देखिए, मैं तो पायलट हूं, फाइटर पायलट हूं, हमें तो उड़ाने के लिए एक युद्धक विमान चाहिए, लेकिन हमें अपना युद्धक विमान ऐसे देश से नहीं खरीदना चाहिए जिसको खरीदने के बाद, क्योंकि वो हमारे देश में आएगा तो 50 साल उड़ेगा। तो ऐसा देश से हमें एक युद्धक विमान नहीं खरीदना चाहिए कि अगले 50 साल तक हमारे हाथ हमारे पीठ के पीछे बन जाएं और वो कभी भी हमें नकेल से उठाए, नकेल से बिठाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, ब्रजेश कुमार जी का शुक्रिया करूंगा, यूके देवनाथ जी का जो विस्तार से